मेहता का उल्टा चश्मा। हमारी सोसाइटी में दबंग तो एक ही है। बापूजी। बापूजी दबंग है, लेकिन वो अलग तरीके के दबंग है। मैं बात कर रहा हूँ सोढ़ी की। करेक्ट करेक्ट। हाँ सेठ जी, सोढ़ी भाई अपने 2.5 किलो के हाथ से उस भोगीलाल की गर्दन पकड़ेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो सारा सच अपने आप उगल देगा। बस 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 यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना सोढ़ी है वो करोड़पति बन के जाएगा भोगीलाल की होटल, और पूरा होटल बुक करने का लालच दे के उससे मिले। मतलब सब मैं क्या कह रहा हूँ, भोगीलाल तो सोढ़ी को जानता नहीं है, तो अभी सोढ़ी को होटल जाने की जरूरत नहीं है ना। वो तो अभी सीधे उसका ऑफिस जाके भी मिल सकता है। फाइन, ऑफिस भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या समय बचेगा ना। ऑलराइट, सेंड हिम टू ऑफिस। सेठ जी, करोड़पति लोग अकेले नहीं जाते, साथ में सेक्रेटरी को भी लेके जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास तो रेडीमेड सेक्रेटरी है भिड़े। हाँ, और भिड़े को सेक्रेटरी बनने के लिए किसी मेकओवर की भी जरूरत नहीं है, वो तो है सेक्रेटरी। ये पॉइंट तुमने ठीक कहा भागा। थैंक यू। और एक बात, अब क्या? भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो दोनों गार्ड्स इन दोनों को भोगीलाल की कैबिन में घुसने नहीं देंगे। मान लो सोढ़ी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से उलझा रहा तो इस बीच भोगीलाल रफू चक्कर हो सकता है। पॉइंट। थैंक यू। पर है ना, हमारे पास इलाज है इसका। हम सोढ़ी को कहेंगे कि वो अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त लेके जाए। हाँ, ये अच्छा है मेहता साहब। क्या सोढ़ी के वो 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त होंगे ना, तो उनको देख के भोगीलाल तो क्या, उसके गार्ड की भी हवा निकल जाएगी। मुझे उन्होंने हकाल के ऑफिस से बाहर निकाला था ना, अब देखना सोढ़ी भाई कैबिन में छुपे भोगीलाल को खींच के बाहर निकालेंगे। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो एक काम करते हैं मेहता साहब, सोढ़ी और भिड़े को यहीं बुला लेते हैं और पूरा मामला समझा देते हैं। वेरी गुड, तो तुम समझाओ, मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ मेहता साहब, थोड़ी देर तो रुको, उनको आ जाने तो बाद में निकल जाना। अरे भाई, बात तो तुम भी कर सकते हो ना, तुम समझा सकते हो। मैं निकलता हूँ ऑफिस। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मान लो उन दोनों के दिमाग में कोई सवाल आया तो आप रहेंगे तो क्या उसका फटाक से कोई हल दे सकेंगे ना। ठीक है, बुलाओ। हाँ, थैंक यू। पूरी गड्डी सर्विस कर दी, लेकिन ये एयर फिल्टर सर्विस करना भूल गया। सॉरी पाजी। की सॉरी बाजी। ओ यार, ये एयर फिल्टर गड्डी का मास्क होता है, वो धूल मिट्टी को रोक कर गड्डी को बीमार होने से बचाता है। चल छेती कर, इन्हें साफ कर, चटपट फटाफट। ठीक है पाजी। चिठाबरा, हाँ सोढ़ी, देख मुझे तेरा एकदम अर्जेंट काम है, तो तू अभी कभी जरा गोडाउन आता है। आ जाता हूँ जी। पर किसके गोडाउन में आना है? मेरे गोडाउन और किसके? आ जाता हूँ, पर गल की है। तू एक बार इधर आ जाना, फिर बताता हूँ। क्या अभी मुझे भिड़े को भी बुलाना है, तो तुम दोनों आ जाओ तो दोनों का एक साथ बता दूंगा। ठीक है जी, तुम फोन रखो, मैं हुणे पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सोढ़ी। आ रहे सोढ़ी आ रहे। हाँ, सुना मैंने, सुना। अभी भिड़े को भी फोन लगा देता हूँ। हाँ। वाह 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 माधवी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीकर ना मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है। थैंक यू। ये चाय नहीं, ये है अमृत तुल्य। क्या देख रही हो? आपको से बिना टेंशन के आपको चाय पीते देखकर ना मेरा भी मन एकदम ऐसे प्रफुल्लित हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा? हाँ, कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि आप शांति से चाय पीने बैठते हो, तो उड़ियात कोई ना कोई आता है या तो फोन की रिंग बजती। सत्य है। जेठालाल का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ देख भिड़े, मुझे ना तेरा एकदम अर्जेंट में अर्जेंट काम पड़ा है, तो तू अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाता है प्लीज। अभी? हाँ अभी। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? तू एक बार इधर आ जाने, क्या मैंने सोढ़ी को भी बुलाया है, तो तुम दोनों आ जाओ ना, तो तुम दोनों को साथ में बता दूंगा। सोढ़ी को भी बुलाया है? हाँ। अच्छा, और किसी को बुलाया है? नहीं, और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ तुझे और सोढ़ी को। अरे जेठालाल, मुझे सबसे पहले बुलाया ना भाई। हाँ, मेहता सबको बुलाया और वो यहाँ आ भी चुके हैं। ओहो, मेहता साहब के होते हुए मुझे और सोढ़ी को बुलाना पड़ा, मतलब प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा है भिड़े, बहुत बड़ा है। तू प्लीज आ जाना जल्दी इधर। हाँ, मैं आता हूँ। काय झालं?
मैं जाके आता हूँ। तो मैं निकलूं? अरे क्या निकलो? अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे बॉस का जब फोन आया था मैंने उसी वक्त कह दिया था मैं पहुंच रहा हूँ, और मैं तो अभी तक यही हूँ। अब अगर मैं जल्दी से ऑफिस नहीं पहुंचा तो बॉस बार बार फोन करके पूछेगा कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। अरे ये तो पूछे हमें। बॉस लोगों का काम होता है अपने स्टाफ को बार बार पूछने का कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। हाँ, मैं भी जब माल की डिलीवरी करने जाता हूँ तो सेठ जी बार बार मुझे फोन करके पूछते हैं, बागा कहाँ पहुंचा, बागा कहाँ पहुंचा, बागा कहाँ पहुंचा। फिर मैं भी सेठ जी को बोल देता हूँ कि बस अभी पहुंच ही रहा हूँ, फिर पहुंचता हूँ जब पहुंचता हूँ। नहीं, वो ट्रैफिक का कुछ बोल नहीं सकते है ना, इसलिए। हाँ हाँ, तो आप भी बॉस का फोन है तो बोल देना पहुंच रहा हूँ। हाँ बोल देना। नाम लिया और बॉस का फोन आ गया। नहीं मत उठाना मत उठाना। फोन तो उठाना ही पड़ेगा ना भाई। क्या बोलो? अरे क्या बोलूं, क्या बात हुई ना, अभी बोल दो पहुंच रहा हूँ। अरे तुम 2 मिनट चुप रहो भाई। हेलो, अरे महते तुम कहाँ हो? अभी तक नहीं आए तुम? मैं क्या ये मैं कर रहे हो बकरी की तरह? हाँ? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं पी रहा हूँ। पी रहा हूँ? क्या पी रहे हो? मैं पिला रहा हूँ सर, पिला रहा हूँ, पी रहा हूँ। आपने गलत सुना, पिला रहा हूँ मैं, वो अंजलि को दवाई पिला रहा हूँ। और कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मैंने अंजलि को दवाई पिला दी है, वो सो गई है और मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अब फिर से दवाई क्यों? दवाई क्यों? नहीं सही, आपने बिल्कुल सही, एकदम याद रहता है आपको। एकदम सोई गई थी अंजलि, दवाई पी के सोई गई थी, तो डॉक्टर साहब का फोन आया। मुझे पूछा दवाई पिला दी, मैंने कहा पिला दी। बोले वो दवाई पिलाई या नहीं पिलाई? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं पिलाई डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने वो रात की बोली थी ना, रात को पिलानी है। बोले नहीं 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 वो भी पिलानी है अभी। तो वो दवाई पिलाने के लिए अंजलि को अभी जगाया और वो पिला रहा हूँ अभी। मेहता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त अपने घर पे नहीं हो, कहीं और हो? ये कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? मैं घर पे ही हूँ। मैं घर पे, अंजलि मेरे सामने है सर। अच्छा, तो मेरा काम करो, जरा मेरी भाभी से बात तो करो, मैं उनका हालचाल खुद ही पूछ लेता हूँ। बात करनी है आपको? अच्छा मैं कराता हूँ ना। लीजिए अगली आवाज अंजलि की सुनोगे आप। नमस्ते बॉस जी। नमस्ते भाभी जी। अब कैसी है तबीयत? बहुत ही नादुरुस्त है। क्या बोला? तंदुरुस्त? नहीं सर, वो बोल रही है ना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है तबीयत, ऐसा। बॉस जी, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना भाभी जी, क्या चाहिए आपको? तारक। तो फिर आपके पास जो बैठा है वो कौन है? नहीं, वो तारक ही है, पर मैं ये कह रही थी, क्या तारक थोड़ी देर और मेरे पास रह सकते हैं? थोड़ी देर और मतलब कितनी देर? यही कोई आधा घंटा सर, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। अभी तुम भाभी जी के सामने पूछोगे तो मैं मना थोड़ी करूंगा। भाभी जी हैप्पी? थैंक यू बॉस जी। ओके। अजीब आदमी है, लोग अपनी बीवी के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते हैं। बच गया। मेहता साहब, आप बचे हैं सेठ जी की वजह से। सेठ जी ने क्या मस्त आवाज निकाली। अरे बचा नहीं हूँ, इसी आवाज के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। ये सब छोड़ो भाई। जेठालाल में छोड़ी भिड़ो को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचे वो। ओ भाई आ गए जी, आ गए। आज ही हुआ पकोड़े शकोड़े, और दोपहर को ही दोस्तों के साथ पार्टी शादी का प्रोग्राम बना लिया। अरे भाई सोडी, कोई पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेठालाल मुसीबत में है भाई। ओह वो जेठा भरा, वो तुसी फोन पे भी बड़े टेंशन में लग रहे थी, वो गल की है दसो? वो भिड़े को भी बुलाया है ना, तो वो भी आ ही रहा होगा। वो आ जाए तो दोनों को साथ में बता दूंगा। ये भिड़े कहाँ रह गया यार? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ बोलो जेठा, क्या प्रॉब्लम हुआ? भिड़े भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ वो तो पता चल ही गया कि मेहता साहब के होते हुए हम दोनों को बुलाया, तो प्रॉब्लम तो बड़ा ही होगा।
क्या मतलब? नहीं मतलब आपके होते हुए भी प्रॉब्लम का हल नहीं मिला, इसलिए मैंने बोला। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम का हल मिल चुका है भिड़े। तुम लोगों को सिर्फ मदद करने के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे नहीं, जेठालाल को चाहिए। ओ जेठा भरा, ओ तुसी दसो, ओ की हेल्प चाहिए? बात लॉकडाउन के पहले की है। अरे बाप रे, तो बैठ के बात करें जेठालाल। हाँ भागा, जरा कुर्सी दे और ये भी सब साफ कर, यहाँ से हटा दे जी जरा। सेठ जी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अभी बोलूं? बोलो बोलो। तो लॉकडाउन के पहले मेरे एक व्यापारी मित्र है भोगीलाल भाई, तो उन्होंने, उनकी एक होटल है, तो उसके लिए उन्होंने मेरे पास से 50 लाख के टीवी खरीदे। और फिर क्या हुआ कि ये कोरोना आ गया तो लॉकडाउन चालू हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे लॉकडाउन खुला तो मैंने एक बार फोन किया उनको कि, तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, धंधा कुछ है नहीं, तो मैं आपको 1-2 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर 1-2 महीने के बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोरोना हो गया है। मैं आपको फोन करने ही वाला था पर मैं पॉजिटिव निकला। फिर 15-20 दिन के बाद फोन किया तो कहते हैं कि अरे ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो आपका पेमेंट हो चुका होता। देखो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद सबसे पहले मैं आपका पेमेंट जरूर करूंगा। फिर दिवाली के बाद फोन किया तो वो गल्ला तल्ला करने लगे कि हाँ आज नहीं कल नहीं देता हूँ, ये वो। मैंने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर वापस मैंने फोन किया तो फिर फोन का जवाब ही देना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो ये तो अभी गड़बड़ हो गई ना। तो फिर बागा ने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं सीधा उनका ऑफिस चला जाता हूँ और उधर ही उनको पकड़ लेता हूँ। और जब मैं पैसे लेने गया तो ऑफिस में होने के बावजूद उसने झूठ बोला। उनको बोल दो मैं नहीं हूँ। मिस्टर बागेश्वर, उसने अपने स्टाफ से भी झूठ बुलवाया। उस भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं जो किसी को भी भोगीलाल से मिलने नहीं देते। ओ तेरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तो जेठालाल तुम्हारे 50 लाख रुपए अटके। अरे जवळ-जवळ अर्धा करोड झाले। अरे जबर जबर का 1/2 करोड़ है। अरे हो। और अभी क्या है, उनका पेमेंट जो नहीं आ रहा है ना, तो उसमें मेरा धंधा अटक गया है क्योंकि मुझे रामशंक कंपनी को 40 लाख का पेमेंट देना है। अभी वो लोग ने क्या बोला कि जब तक आप ये पेमेंट क्लियर नहीं करोगे हम आपके नए ऑर्डर की डिलीवरी नहीं देंगे। और नया ऑर्डर मतलब अय्यर भाई के 100 टैप का ऑर्डर। सेठ जी ने अय्यर भाई को प्रॉमिस किया है कि आज के दिन में कुछ भी करके वो अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी दे देंगे। और अगर आज के आज डिलीवरी नहीं हुई तो अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने गिर जाएंगे। अरे बागा, नजरों के सामने गिर जाएंगे नहीं भाई, नजरों से गिर जाएंगे। पता है, मैंने जानबूझ के ऐसा बोला। क्या है, सेठ जी अगर आज के आज अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो अय्यर भाई के बॉस अय्यर भाई को डांटेंगे और डांट की वजह से अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने चक्कर खा के गिर ही जाएंगे ना। ओह जेठालाल, तुम तो दोनों तरफ से फंस गए। धंधा तो मुसीबत में है ही, साथ में प्रतिष्ठा भी। और सिचुएशन भी ऐसी है कि चाहते हुए भी सेठ जी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, अगर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में पेमेंट लेने जाएंगे तो उनको देखते ही भोगीलाल गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा? वो ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? वो उसको पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। वो जेठा भरा, वो तोड़े पैसे दिलवा के ही छोड़ेंगे, उसी टेंशन ना लो। बस 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 छोड़ी, इसीलिए बुलाया तुम दोनों को, इसीलिए। अच्छा, तो भोगीलाल से पैसे हमें निकलवाने? तो चलो जी, अभी उसके ऑफिस में चल के धावा बोलते हैं। चलो। एक मिनट बैठ भाई, शांत रहे, शांत। 1 मिनट बैठ। देख छोड़ी भिड़े, मैंने कुछ सोच रखा, उसमें हमें जोश से नहीं होश से काम लेना, ठीक है? क्या 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 सोचा है मेहता साहब? तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम दोनों को भोगीलाल के ऑफिस जाना और उसे किसी भी तरह से चकमा दे के उससे मिलना। मैं समझा नहीं मेहता साहब, अगर हमें मिलना है तो चकमा देने की क्या जरूरत है? बिना चकमा दे भी मिल सकते हैं ना, वो हमें कहाँ पहचानता है? हाँ। भिड़े भाई, आप लोग जितना सोचते हो उतना ये आसान नहीं है। ये भोगीलाल 1 नंबर का शातिर आदमी है। उसने अपनी ऑफिस में एकदम टाइट सिक्योरिटी रखी है।
जो किसी को भी उससे मिलने नहीं देती। ओए बागा, तू सिक्योरिटी वालों को टेंशन ना ले, उन्हें मैं संभाल लूंगा। चलो जी चलो। छोड़ी छोड़ी रुक यार, तू समझ कोई बात। इस तरह से कोई हंगामा नहीं करना है। हमारी पहली कोशिश ही यही है कि हमें बिना किसी हंगामे के चुपचाप उसकी कैबिन में घुसना है। अच्छा, आप भी इनके साथ जा रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मुझे तो ऑफिस जाना है ना। आप अभी बोले ना हमें, हमारी कोशिश। हमें मतलब इन्हें जेठालाल, इन्हें जाना। आप भी साथ में जाते तो अच्छा रहता। मैं नहीं जा सकता जेठालाल, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, ठीक है। प्लान चल रहा है कुछ। हाँ तो छोड़ी, तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन बन के भोगीलाल के ऑफिस में जाना। करोड़पति जी बन जाएंगे। और दोस्तों? वेरी गुड। तो करना यूं है, उसके घर में फैमिली में कोई शादी है, उसे शादी के लिए एक पूरी होटल बुक कर दो। भोगीलाल की एक होटल, रॉयल होटल। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। मैं कनाडा से आया हुआ करोड़पति एनआरआई बन जाऊं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी दूर दूर तक फैली हुई हजारों एकड़ जमीन है और जिसमें सरसों उगी है। ए, थोड़ी, अगर हजारों एकड़ जमीन है तो सिर्फ सरसों क्यों उगाना है? बाकी के धान भी उगा सकता है ना। हाँ, गन्ने भी उगा सकते हैं। गुड आइडिया। या फिर कॉटन, उसमें काफी पैसा मिलता है। वो पिड़ू, वो कनाडा है कनाडा। वहां फसल कौन सी उगती है वो देखना पड़ेगा ना। और ठंड बहुत होती है ना। एप्पल, आप एप्पल उगाओ। कश्मीर में देखिए कितनी ठंड होती है, वहाँ कितने मस्त मस्त एप्पल उगते हैं। हाँ, तो फिर स्ट्रॉबेरी भी उगा सकते हैं। कश्मीर में कहाँ स्ट्रॉबेरी उगती है? नहीं, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में होती है ना, वो भी तो ठंडी जगह है ना। हाँ, तो सोडी भाई आप एप्पल और स्ट्रॉबेरी उगाइए, फाइनल। अरे कुछ नहीं उगाएंगे सोडी भाई, उनको कुछ उगाना थोड़ी है, खाली बात कर रहे हैं वो भाई। क्या खेती के पीछे पड़ गए तुम लोग? फिर आप लोग विषय से भटकिए मत, हमें क्या करना है ये सोचिए। सोढ़ी ये तय रहा कि आपको करोड़पति बन के जाना है। तो अभी नाम क्या रखे? किसका? सोडी का, करोड़पति सोडी का। अच्छा हाँ हाँ, मैं ये इस नाम से तो नहीं जा सकता है ना। हाँ, क्यों कुछ वो करोड़पति जैसा कोई वजनदार नाम होना चाहिए ना, सिंघानिया साहब ऐसा कुछ। नहीं वो फिल्मों में होता है ये सब, ये नहीं कुछ और। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं की कहना, पहाड़ सिंह रख ले। नहीं वो बहुत वजनदार हो जाएगा, पहाड़ मतलब। कोई ऐसा नाम छोड़ी जो लगे करोड़पति है, नाम से लगे करोड़पति। जसपाल बग्गा। नहीं ये थोड़ा डाकू जैसा नहीं लग रहा है। नहीं मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में वो जग्गा टाकू है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ सॉरी नहीं बराबर। हाँ सॉरी, हाँ बराबर। हाँ ये सूट करता है, ये नाम ठीक है, ये कर। जसपाल बग्गा। हाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया। लगेगा करोड़। हाँ बिल्कुल तय हो गया। तो जसपाल बग्गा कनाडा का करोड़पति, ठीक है। मेरी भूमिका क्या रहेगी मेहता साहब? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? यहाँ भी सेक्रेटरी? और मेहता साहब वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी एनआरए के साथ क्यों घूमेगा? तुम गलत समझ रहे हो बेड़े, तुम वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बनकर नहीं जा रहे हो। करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है? तो तुम सेक्रेटरी होगे जसपाल सिंह जी बग्गा के। हाँ लेकिन बेड़े वहाँ कुर्ता पहन के मत जाना, कुछ सफारी सूट बूट पहन के जाना। मेरे पास सफारी नहीं है। अरे भाई कहने का मतलब ये है भेड़े कि ऐसे कपड़े पहन के जाना जिससे करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी लगे तू। हाँ समझ गया। तो अब ये बनेंगे करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा जी और आप होंगे इनके सेक्रेटरी। वहां जाके भिड़े तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करनी है। वो अपने जमाने की नहीं, मेरे जमाने में ये सब नहीं करना है। बड़ी बड़ी बात है, बग्गा साहब ये हैं, बग्गा साहब वो हैं, बग्गा साहब ऐसे हैं, बग्गा साहब वैसे हैं, बग्गा साहब के पास ये है, ये सब। ओ हाँ बिड़ू, उसको कहना कि मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे। भिड़ू का है भिड़ू। नहीं मेरा भी नाम चेंज करो। नहीं तेरा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है भिड़े, तू शकल से सेक्रेटरी लगता है। ओ जैसे मैं शक्ल से करोड़पति दिखता हूँ। हाँ बराबर। तो ये तय रहा, जैसे मेहता साहब ने कहा, तुम करोड़पति बग्गा बन के और तुम उसका सेक्रेटरी बन के दोनों वो भोगीलाल के कैबिन में पहुंच जाना। मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध जीत लिए जाते हैं। और यहां भी ऐसा ही हो रहा है, एक ऐसा युद्ध लड़ा जाना है जिसमें जेठालाल के पैसे वापस लेके आने हैं। उस युद्ध के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, व्यूह रचना बन चुकी है, पूरी प्लानिंग की जा चुकी है, सबको किरदार समझाए जा चुके हैं। लेकिन अब क्या? क्योंकि
सोढ़ी को तो आप लोग जानते ही हैं। सोढ़ी एक ऐसा तीर है जो कमान से छूट जाए उसके बाद भगवान ही उसका मालिक है। कहां जाके लगेगा, किस तरह से लगेगा, कोई नहीं जानता। सोढ़ी का पारा कभी भी ऊपर हो सकता है, और ऐसे में अगर सोढ़ी कुछ ऐसा कर बैठा जो नहीं किया जाना चाहिए तो फिर क्या होगा? तो जेठालाल फंस सकता है, मुसीबत बड़ी आ सकती है। अब भगवान जाने आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ऑफिस पे अटैक होगा और जेठालाल के पैसों की वसूली के लिए प्रयत्न होंगे। लेकिन ये प्रयत्न कितने कारगर होंगे, कितने कामयाब होंगे, और हमारी रणनीति क्या काम आएगी या नहीं आएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.